तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ज़रूरी स्टेप्स जिनके ज़रिए आप सही समझ के साथ अपना एक अच्छा ईटीएफ पोर्टफोलियो बना पाएंगे। ये स्टेप्स आपको गाइड करेंगे कि आपके डिफरेंट गोल्स के लिए आपको किस ईटीएफ को चूज करना चाहिए, जिससे कि आप लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएं। साथ ही इस टूल के जरिए मैं आपको ईटीएफ्स को आपस में कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि ईटीएफ को सेलेक्ट करने का आपका डिसीजन और भी बेहतर बन पाएगा। तो ईटीएफ्स को बाय और सेल करना जितना आसान लगता है उतना ही डिफिकल्ट बन सकता है आपके लिए सही ईटीएफ को सेलेक्ट करके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स लंबे समय के लिए करना। क्यों? क्योंकि ईटीएफ्स कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यानी कि ईटीएफ्स इंडेक्स फंड्स की तरह होते हैं, बस फर्क इतना है कि ये वो इंडेक्स फंड्स हैं जिनको लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है, यानी कि बाय और सेल आप लाइव प्राइस पे लाइव मार्केट में कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको पता नहीं कितने सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे और हर एक इंडेक्स को फॉलो करने वाले पता नहीं कितने ही सारे ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जरूरी है कि सही समझ के साथ आप सही ईटीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। तो आइए बात करते हैं उन 7 डिफरेंट स्टेप्स की टू सेलेक्ट एन ईटीएफ फॉर लॉन्ग टर्म। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप यहाँ पर आता है कि व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। इस पॉइंट को अगर आपने सही से समझ लिया, यानी कि आपका 80% काम यहीं पर ही हो गया। मे बी आप ये सोचें कि यार ये फिर से वही पुरानी और बोरिंग बातें कर रहे हैं, इस पॉइंट को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नहीं दोस्त, अभी आप सुनो कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ और आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको यही पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आप एक अच्छा ईटीएफ तो छोड़िए, आपको ये भी क्लियर नहीं होगा कि आपको किस इंडेक्स के ईटीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आप करना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है। इसी में मेरा पहला सवाल ये है कि डू यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स। अगर आपने कहीं से ये सुना है कि ईटीएफ में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, बस सिंपल सा काम करना है कि मार्केट जब फॉल करे तो ईटीएफ को खरीद लो और मार्केट जब राइज करे तो ईटीएफ को सेल कर दो, तो मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये काम 1-2 बार या 3 बार तो कर लेंगे, लेकिन बार बार या फिर ज्यादा कुछ आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम प्रोफेशनल ट्रेडर्स का है। हर कोई प्योर एक्यूरेसी के साथ इस काम को कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो इंडेक्स जब गिरेगा तो कितना गिरेगा, और इंडेक्स जब उठेगा तो कहां तक उठेगा, कहां तक उसका टारगेट होगा, ये पता लगाना भी एक आसान काम नहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, चार्ट्स पढ़ना आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से इस प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज से आपको दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट बुकिंग की जगह यहाँ पर लॉस बुकिंग ही करते रह जाएं। दूसरा सवाल, आप ईटीएफ में पैसा इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ अच्छे ईटीएफ्स में लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे एसआईपी के जरिए ही करें। यानी कि अगर आपका गोल है कि मुझे बस अपनी वेल्थ ग्रो करनी है, इसलिए मैं ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं। हाँ, एक एडिशनल बेनिफिट जो आपको ईटीएफ के केस में मिल जाता है वो है बाइंग ऑन डिप्स का। जब मार्केट में या फिर इंडेक्सेस में लगातार हमें कुछ दिनों तक फॉल्स देखने को मिलते हैं, तो उनको एक अच्छी डिप कंसीडर करके ज्यादा कुछ सोचे बिना आप उन डिप्स को एज एन अपॉर्चुनिटी बनाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर कर सकते हैं, जिनका फायदा आपको आगे चल के मिलता है जब मार्केट या फिर इंडेक्स फाइनली रिकवर करता है। लेकिन अगेन ये काम भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जैक्टली डिप किसको बोलते हैं, कितने डिप पे बाइंग करनी चाहिए, कौन से डिप को इग्नोर करना चाहिए। वैसे तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने डिप की बात की थी कि एग्जैक्टली कितने परसेंटेज ऑफ डिप को आप एक अच्छा डिप मान के वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को तसल्ली से देखने के बाद पहले आप इस वीडियो को आराम से देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर आपको इन सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है चूजिंग द राइट इंडेक्स। अब क्योंकि आपने पहले वाले पॉइंट में ये डिसाइड कर लिया है कि आप यहाँ पर ईटीएफ में सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर बात आती है एग्जैक्टली उन इंडेक्सेस की, यानी कि आप कौन से इंडेक्सेस को ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। यानी कि क्या आप इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या कमोडिटी रिलेटेड जो ईटीएफ्स हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। तो मोटी मोटी यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ्स, यानी कि वो ईटीएफ्स जो उन इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, जो इंडेक्सेस जिनका मेन कंपोजिशन जो है वो है कंपनीज, यानी कि वो इंडेक्सेस कंपनीज की ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। तो आपका पैसा यहाँ पर इनडायरेक्टली उन कंपनीज की ग्रोथ में इन्वेस्ट होता है। दूसरे टाइप के ईटीएफ्स आते हैं कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं, ऑयल की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब कमोडिटीज के अंदर आते हैं। तो कमोडिटीज के केस में आपको मोस्टली यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स मिलेंगे, जो कि बहुत सारे होंगे। ऑलमोस्ट हर एक एएमसी का आपको गोल्ड या फिर सिल्वर ईटीएफ मिल जाएगा, और बहुत ही कम ऐसी एएमसीज होंगी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड ईटीएफ्स को लॉन्च इन्होंने किया होगा, और
कॉपर की बात करते हैं तो बहुत रेयर ईटीएफ्स ऐसे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस इंडेक्स में करनी है, यानी कि वो इंडेक्स जहाँ पर आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो भी सही रहे और आपका जो गोल है वो भी आपका फुलफिल हो पाए। तो कमोडिटीज़ की जो मार्केट होती है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है और काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। तो मोस्टली जो कमोडिटीज़ के ट्रेडर्स होते हैं वो लोग पसंद करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके प्रॉफिट बुक करके वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हाँ, अगर आप कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ईटीएफ्स के जरिए आपको इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। बेसिकली जो कंपनी ओनरशिप है और कंपनी की जो ग्रोथ है उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी चाहिए। अब इक्विटी में अगेन यहाँ पर आपको डिफरेंट मार्केट कैप्स मिल जाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और इनके अंदर भी आपको सब डिविजन्स मिल जाते हैं। लार्ज कैप में जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। मिड कैप में बात करते हैं तो मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 150। स्मॉल कैप में भी आपको सेम मिलेगा, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एंड सो ऑन, और इनसे रिलेटेड आपको सारे ही ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये है धन। मैं बेसिकली धन के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में हो चाहे ईटीएफ्स में हो। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है धन का होम पेज। अगर आप होम पेज पे जाके मार्केट्स में जाते हैं और उसके अंदर अगर आप ईटीएफ्स को सिलेक्ट करते हैं तो ईटीएफ्स के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट ईटीएफ्स की कैटेगरीज मिल जाएंगी। इसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा इंडेक्स ईटीएफ्स के अंदर और इसके अंदर मैं बात करूँगा निफ्टी 50 ईटीएफ की। मतलब मैं बेसिकली इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर मेरे को बेसिकली निफ्टी 50 रिलेटेड जितने भी ईटीएफ्स हैं वो सब मिल जाते हैं। निफ्टी 50 ईटीएफ्स के अलावा आपको यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ मिल जाते हैं, निफ्टी 100 ईटीएफ है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी तरह के ईटीएफ्स मिल जाएंगे और आप क्विकली ब्राउज करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात करता हूं तो मुझे यहां पर एक ईटीएफ मिलता है विच इज मेरा एसेट निफ्टी स्मॉल कैप। और अगर मैं दूसरे ईटीएफ की बात करता हूं मे बी वो निफ्टी 100 ईटीएफ्स हों तो यहां पर मुझे एक लंबी लिस्ट मिल जाती है डिफरेंट ईटीएफ्स की। तो अगर आप ईटीएफ्स को चूज करते हैं सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, तो मे बी आपके लिए यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 ईटीएफ है ये बेटर हो, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ईटीएफ्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मिल जाती है, लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल सकती है। तो क्विकली बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं तो वो आप मुझे लगता है कि यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। ऑल्दो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ईटीएफ्स को ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो हाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो आप इन चीज़ों को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं ईटीएफ्स में तो मोस्ट सूटेबल जो ईटीएफ्स आपके लिए होंगे वो है निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। मतलब मुझे लगता है कि ये लार्ज कैप ईटीएफ्स हैं तो यहाँ पर आपको जो रिस्क है वो भी कम रहता है, स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो उसके हिसाब से आपके लिए ये दोनों ईटीएफ काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, अगर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और भी कैटेगराइजेशन है, जैसे कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ्स की बात करते हैं या निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ की बात करते हैं। तो ये भी अच्छे इंडेक्सेस हैं जो कि ज़्यादा अल्फा कैरी करते हैं। जब मार्केट रिकवर करती है तो यहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। हाँ, उसके अलावा कुछ प्रोपोर्शन आप यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ या फिर स्मॉल कैप ईटीएफ में भी डाल के रख सकते हैं। और जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर कहता आया हूँ कि जब बात मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की आती है तो क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है इंडेक्सेस के अंदर, तो अपने रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए बेटर होगा कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें रादर देन इंडेक्सेस। हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन आप इंडेक्सेस में रख सकते हैं या ईटीएफ्स में रख सकते हैं, लेकिन मेजरली मुझे लगता है कि अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को चूज करें रादर देन ईटीएफ्स। खैर वो बाकी आपकी चॉइस है, जैसा भी आपका रिस्क है उसके हिसाब से आप ये डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फिर से होम पेज पे जाता हूँ और होम पेज के अंदर मैं मार्केट्स के अंदर जाता हूँ ईटीएफ्स में और मैं बाकी ईटीएफ्स की बात करता हूँ तो आपको बैंकिंग सेक्टर के ईटीएफ मिल जाएंगे, सेंसेक्स ईटीएफ्स मिल जाएंगे, निफ्टी आईटी ईटीएफ मिल जाएगा एंड सो ऑन। और कमोडिटीज़ ईटीएफ में आप देख सकते हैं कि आपको गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ मिल जाएंगे। पॉपुलर ईटीएफ्स की अगर हम बात करते हैं तो वही इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे, बैंकिंग ईटीएफ हैं, डिफेंस ईटीएफ हैं, कमोडिटी ईटीएफ हैं और कुछ बेस्ट इंडेक्सेस ईटीएफ्स हैं। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप बाकी डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं। फाइनली जो पॉपुलर और बड़ी ईटीएफ से रिलेटेड एएमसीज हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एएमसीज के हिसाब से भी आप यहाँ पर ईटीएफ्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ईटीएफ्स को जब आप एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो आपको यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप्स के ईटीएफ्स मिल जाएंगे, जैसे कि अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं। एक और काफ़ी पॉपुलर और स्पेशल ईटीएफ आता है जो कि है सीपीएसई ईटीएफ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स
करता है। मेरे ख्याल से आई थिंक टॉप 11 कंपनीज जो गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करती हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो ये सब बातें हो गई ETF की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि क्यों और क्या। अब हम बात करते हैं ETF के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की जिनके अगेंस्ट आप डिफरेंट ETFs को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ETF आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है चेकिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी कि लिक्विडिटी। यस, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी ETF के सिलेक्शन के लिए। देखिए ETF क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड होते हैं जैसे कि स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, यानी कि किसी भी ETF को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर एक अपोजिट साइड पे एक सेलर चाहिए। यानी कि जिस प्राइस पे आप ETF को बाय करना चाहते हैं, क्या उस वक्त एक दूसरी साइड पे एक सेलर बैठा हुआ है जो उस प्राइस पे अपने उसी ETF की यूनिट्स को सेल करने को तैयार है। सेम इसी तरीके से जब ETF को सेल करने की बात आती है, यानी कि जिस प्राइस पे आप किसी ETF को सेल करना चाहते हैं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल करना चाहते हैं, क्या उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए दूसरी साइड पे बायर्स बैठे हैं कि नहीं हैं जो उसी प्राइस पे आपसे उन यूनिट्स को बाय करना चाहते हैं। बेसिकली ये जो प्राइस होता है ये मार्केट का ही प्राइस होता है, तो क्या उस मार्केट के प्राइस पे बायर्स बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। तो इजी बाइंग और सेलिंग के लिए यानी कि मार्केट प्राइस पे बाय और सेल करने के लिए जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है, ये लिक्विडिटी हाई तब होगी जब उस ETF के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही समय पर ट्रेड कर रहे होंगे, बाइंग एंड सेलिंग का एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे। इस बाइंग और सेलिंग के एक्सचेंज को कहा जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि उस ETF की ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होनी चाहिए। तो अगेन एग्जांपल के लिए धन के प्लेटफॉर्म पे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट निफ्टी 50 ETF टू इन्वेस्ट, और ये सारे निफ्टी 50 ETFs आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनको सॉर्ट करता हूँ उनके वॉल्यूम से, तो ये असेंडिंग सॉर्ट है, यानी कि लोअर से लेके हायर वॉल्यूम की तरफ है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ETF ऐसे हैं जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम है, 11 है, 312 है एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ ETF ऐसे हैं जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम वेरी हाई है, बहुत अच्छी है। जैसे कि निपॉन निफ्टी 50 ETF की बात करते हैं तो इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है 48,67,000 प्लस की। फिर उसके बाद आता है SBI निफ्टी 50 ETF, ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 ETF, ये है निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF, ये है नॉर्मल निफ्टी 50 ETF, फिर आता है UTI निफ्टी 50 ETF एंड सो ऑन। आप यहाँ पर वॉल्यूम से सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन से ETF की वॉल्यूम आपको यहाँ पर सही देखने को मिल रही है। सेम इसी तरीके से अगर आप मिड कैप 150 ETFs में जाते हैं तो यहाँ पर अगेन मैं वॉल्यूम से इसको सॉर्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से ETF की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो किसी ETF की ट्रेडिंग वॉल्यूम को कितना सही कहा जा सकता है ये डिपेंड करता है उस ETF पे। इन जनरल अगर हम एक मॉडरेट ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर किसी ETF की ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर की है तो उस वॉल्यूम को एक सही ट्रेडिंग वॉल्यूम कहा जा सकता है। आपको वहां पर लिक्विडिटी सही देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर आप काफ़ी हाई ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं, कुछ करोड्स में अगर आप ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा हाई वॉल्यूम हो, यानी कि इवन अगर 1 करोड़ के आसपास की हो या उससे ज़्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जैसे कि ज़ीरोधा निफ्टी मिड कैप 150 ETF है, मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसकी वॉल्यूम आप देखेंगे 5 लाख से ऊपर है, 15 लाख है इनफैक्ट। इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 14 लाख है, 11 लाख है एंड सो ऑन। तो इन सभी की ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी है, यानी कि जिन भी ETFs की ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 5 लाख से ऊपर देखने को मिलती है। अगर मैं निफ्टी 50 ETF की बात करता हूं तो यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी मिलनी चाहिए। इवन अगर मैं और कुछ ETFs की बात करता हूँ, जैसे कि मैं होम पे जाता हूँ और ETFs के अंदर मैं बात करता हूँ कमोडिटी ETFs की, या फिर मैं जाता हूँ पॉपुलर ETFs के अंदर, यहाँ पर अगर मैं कमोडिटी ETF को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी दूसरे ETFs आपको मिल जाते हैं। और सबसे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड ETFs को अगर आप सेलेक्ट करेंगे और मैं वॉल्यूम से इसको सॉर्ट करता हूं तो इवन यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़ीरोधा लिक्विड ETF जो है वो 2 करोड़ 14 लाख से भी ज़्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। निपॉन इंडिया जो लिक्विड ETF है 1 करोड़ 38 लाख से भी ऊपर की यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये मोस्ट ट्रेडेड ETFs होते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए अगर आप इनको रियल में अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम कहना चाहते हैं। इस वीडियो का फोर्थ पॉइंट और सेकंड पैरामीटर हमारे पास आता है ट्रैकिंग एरर, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ETFs बेसिकली किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी कि खुद ये इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई ETF है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में एनुअल चेंज आता है 10% का, तो आइडियली इन अ परफेक्ट कंडीशन उस ETF के अंदर भी चेंज आना चाहिए 10% का ही। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोई भी ETF एग्जैक्टली और 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी इंडेक्स को ट्रैक नहीं कर सकता। तो यहाँ
यहाँ पर आ जाता है ट्रैकिंग एरर। तो किसी इंडेक्स में अगर एनुअल चेंज देखने को मिलता है 10% का और उसको ट्रैक करने वाला जो ETF है अगर उसमें चेंज देखने को मिलता है 9.8% का, यानी कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग एरर है ये है 0.2% का। तो एक तरह से ऐसे ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके आपको यहाँ पर हर साल 0.2% का घाटा देखने को मिल रहा है। तो किसी ETF का ये ट्रैकिंग एरर जितना लो होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको उस इंडेक्स के उतने ही क्लोज रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो धन के प्लेटफॉर्म पे वैसे तो मुझे यहाँ पर ट्रैकिंग एरर का जो कॉलम है वो देखने को नहीं मिला है। इवन अगर मैं इंडेक्स ETFs में जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ट्रैकिंग एरर वाला कॉलम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये ट्रैकिंग एरर मुझे आपको दिखाना है तो उसके लिए मैं अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए आ जाता हूँ टिकट टेप की वेबसाइट पे, नॉट अ पेड प्रमोशन। और टिकट टेप की वेबसाइट पे अगर मैं मोर में जाता हूँ और स्टॉक स्क्रीनर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ETF के अंदर इक्विटी ETF जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर फ़िल्टर्स में ऐड किया हुआ है ट्रैकिंग एरर नाम का फ़िल्टर। अब क्योंकि मेरे पास प्रो अकाउंट है तो मे बी ये फ़िल्टर मुझे यहाँ पर देखने को मिला हो, आपको हो सकता है ना मिले, बट एनीवे क्योंकि मुझे दिखाना ही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैकिंग एरर हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं इक्विटी ETF के अंदर बात करता हूँ निफ्टी 50 ETF की, लेट्स से मैं डेली वॉल्यूम की जगह अगर मैं मार्केट कैप से इसको सॉर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं CPSE ETF है, ट्रैकिंग एरर इसका 0.07% का है। SBI निफ्टी 50 ETF है, इसका ट्रैकिंग एरर 0.01% का है जो कि बहुत कम है। और निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 जो ETF है इसका ट्रैकिंग एरर है 0.01% का। और भी दूसरे ETFs आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनका ट्रैकिंग एरर काफ़ी बड़ा होगा। अगर मैं इसी की बात करता हूँ, ये है UTI निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका ट्रैकिंग एरर है 0.06% का। तो बेसिकली ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ साथ आपको ट्रैकिंग एरर पे भी ध्यान रखना होगा कि ट्रैकिंग एरर किसी ETF को बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप दो ETF को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको उस ETF को सेलेक्ट करना चाहिए जिसका ट्रैकिंग एरर कम है। पांचवा पॉइंट और थर्ड पैरामीटर हमारे पास आता है फंड हाउस या फिर AMC की रेपुटेशन। अब ये भी अपने आप में ज़रूरी है कि जिस ETF में आप अपना पैसा डाल रहे हैं और खास तौर पे वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ETF एक वेल नोन फंड हाउस का हो। जो बिगर फंड हाउसेस होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि आपको सबसे पहले तो ट्रैकिंग एरर कम से कम मिले, दूसरी चीज़ है कि उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो, और तीसरी चीज़ ये है कि इवन लॉन्ग टर्म के बाद भी, काफ़ी लंबे समय के बाद भी आपको वहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी मिले, जिससे कि आपको बाइंग और सेलिंग के टाइम पे अगर आप 10 साल के बाद ऐसा करते हैं तो वहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो का 6th पॉइंट और 4th पैरामीटर आता है एक्सपेंस रेशियो। अब क्योंकि हर एक ETF किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है और इंडेक्स जैसे कि हम जानते हैं ये पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फाइनली आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इंडेक्स के बराबर के ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो इंडेक्स के केस में खास तौर पे यहाँ पर जब एक्सपेंस रेशियो की बात आती है तो एक्सपेंस रेशियो मैटर करता है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि अगर दो ETF आपके पास हैं और दोनों ETF सेम सी ही परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं तो बेसिकली मैं उस ETF को चूज़ करना चाहूँगा जिस ETF का एक्सपेंस रेशियो कम हो, मुझे कम से कम एक्सपेंसेस वहाँ पर पे करने पड़ें, क्योंकि जिस ETF का एक्सपेंस रेशियो कम से कम होगा उस ETF से मुझे रिटर्न्स इन दी एंड फाइनली ज़्यादा मिल पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन अगर हम निफ्टी 50 ETFs की बात करते हैं, मैं इनको यहाँ पर वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेता हूँ और अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक कॉलम मिलना चाहिए जो कि है एक्सपेंस रेशियो का। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी टॉप के जो ETFs हैं जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है उनके जो एक्सपेंस रेशियो हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब 0.04। अब क्योंकि ये ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF है तो इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर हाई है, लेकिन इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ निफ्टी 50 की जो ETFs हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 0.04, 0.04, 0.02, 0.05 इस तरीके से आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो को चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एक चीज़ पे आपको यहाँ पर और ध्यान देना है। अगर हम देखते हैं 5 ईयर्स के रिटर्न्स, तो निपॉन निफ्टी 50 ETF इसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं 129.74% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, और SBI निफ्टी 50 ETF इसके रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं 123.98% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एक्सपेंस रेशियो दोनों का सेम है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली मैं एक ऐसा ETF चूज़ करना चाहूँगा जिसके रिटर्न्स मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छे देखने को मिलें, जो कि हमें निपॉन निफ्टी 50 के केस में देखने को मिल रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यार दोनों ETF एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है रिटर्न्स के अंदर। तो ये डिफरेंस आ जाता है ट्रैकिंग एरर की वजह से, इवन ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से भी ये डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। एक इंटरेस्टिंग टूल जो मुझे धन के प्लेटफॉर्म पर लगता है कि अगर मैं मार्केट्स में जाता हूँ और टूल्स एंड कैलकुलेटर्स पर अगर मैं जाता हूँ ETFs के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक टूल देखने को मिलता है जो कि है कंपेयर ETFs का। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, उसके बाद हम रिटर्न्स कैलकुलेटर की बात करेंगे। तो अगर मैं कंपेयर ETFs पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर एक साथ 3 ETFs को आपस में कंपेयर कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लेट्स से SBI निफ्टी 50 ETF जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे देखने को मिल रहा है, उसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ निफ्टी 20 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऐड कर दिया और फाइनली एक और ETF को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ लेट्स से UTI निफ्टी 50 ETF। इन तीनों ETFs को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को भी अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर पिछले 1 ईयर की परफॉर्मेंस को देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो एक अच्छी पिछले 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो है UTI निफ्टी 50 ETF की। और 1 ईयर के रिटर्न्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं लेकिन कम नेगेटिव साइड पे जो गया है वो है UTI निफ्टी 50 ETF -0.39% के साथ, और उसकी परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो 5 ईयर्स पे क्लिक करके आप इनकी 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर आप आपस में कंपेयर करके देखना चाहते हैं, जैसे कि 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 123.98%, 129.74% जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं निपॉन के केस में, और 122.68% यूटीआई के केस में हमें देखने को मिल रहे हैं। और मार्केट कैप अगर आप देखना चाहते हैं, एक्सपेंस रेशियोज को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। और भी दूसरे ETFs हैं जिनको आप यहाँ पर कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। फाइनली 7th पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, वो है कंपेयरिंग विद ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि क्या हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक गोल के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ETF के थ्रू ही होनी चाहिए? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। अब देखिए, क्योंकि ETF सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स को बीट करने वाला जो फैक्टर होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि आप किसी भी केस में इंडेक्स के बराबर रिटर्न्स पा सकते हैं लेकिन इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते। तो जब बात इंडेक्स को बीट करने की आती है तो यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो बहुत से केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर हो कंपेयर टू ETFs या फिर इंडेक्स फंड्स। और इवन कुछ इंडेक्सेस के केस में भी ऐसा हो सकता है कि आप ETF के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इंडेक्स फंड के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि कुछ इंडेक्सेस में ETF के अंदर आपको लिक्विडिटी इशूज़ आ सकते हैं लेकिन इंडेक्स फंड्स के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो कहीं पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपको हमेशा उसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच को ज़रूर कंपेयर करना चाहिए, ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या यही इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है या फिर इसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो आई एम श्योर कि जितना भी हमने आज के इस वीडियो में अभी तक जाना है, आप एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच यानी कि इंडेक्स फंड्स या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो इन सभी चीज़ों के ऊपर भी आगे चल के लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि वो वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।